जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी भाइयों को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवांश पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के क्लास 10th के, क्योंकि हमारा अभी बोर्ड आने वाला है, कल बोर्ड है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। अब इस टाइम अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत है कि किस किस पैटर्न पर पेपर आता है, क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं हो पाई है तो क्या करें, थोड़ा बहुत पता हो तो क्या करें, तो भी केवल जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस दूंगा केवल उनको पढ़कर चले जाइए, आपका अच्छा खासा पेपर सोल्व हो जाएगा। तो आइए मैं दिखाता हूं सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस। देखिए, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। देखिए, तो अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन बोर्ड पर सोल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें पेपर में यह क्वेश्चन करके आने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको ये पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर बोल सकते हैं कि इसको आपको नोट करना है, एक साथ के सारे क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए वन बाय वन सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ 18 एंड 45। देखिए, ये क्वेश्चन हमसे मैथ बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और ये 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। क्या है? यूज, थोड़ा फास्ट करेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है किसका भाई? 18 एंड 45। 18 और 45 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। आइए शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? क्या बोलता है कि जो भी छोटा है इनमें से, दोनों नंबर में से जो भी छोटा है, देखते हैं कौन सा छोटा है। 18, जो नंबर छोटा है उससे बड़े वाले को डिवाइड करना है हमें। आइए, बड़े वाले को डिवाइड कर 18 टू जा 36, 9 बचा। अब जो रिमाइंडर आया है उससे डिवाइजर को डिवाइड करना है। आइए, क्या है? 18, 9 टू जा 18। जब हमारा जीरो आ जाए, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उससे पिछला वाला डिवाइजर ही हमारा आंसर होगा। पिछला वाला डिवाइजर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या आया यहां पर? 9, तो एचसीएफ 9 हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 45 था। 45 किसके इक्वल था? 18 की मल्टीप्लाई जब हमने 2 में करी और प्लस कर दिया 9 को। बिल्कुल। अगली बार 18 था, वो किसके इक्वल था? 9 की मल्टीप्लाई 2 में करी और प्लस किया 0। तो अब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। अब रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये पिछला वाला डिवाइजर ही हमारा आंसर था। पहला क्वेश्चन सोल्व। हाँ जी, फास्ट सोल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू। कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्यू पॉजिटिव इंटीजर है। उसके लिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर विल बी। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होने वाला है? इसके लिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होने वाला है? देखिए, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलता है ना हमें, ये एमसीक्यू में मिलता है। एमसीक्यू में मतलब ये मैक्सिमम 1 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। क्या बोला है इसे? पॉजिटिव इंटीजर क्यू है, उसका एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होने वाला है? ये हाँ, तो क्या पूछा हमसे? एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या होने वाला? देखिए, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है हमें क्यू,
और अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो आपको इसमें सिंपल 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंपल 2 की मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखना, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो सिंपल 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब इसका आंसर होगा 2 क्यूब। लेकिन अगर हमसे ओड पॉजिटिव इंटीजर पूछ लिया जाए तो, ओड पॉजिटिव इंटीजर पूछ लिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना, 2 में प्लस कर देना है 1 को, केवल 1 को प्लस कर देना है। अब देखिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। क्यों कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1b 2b 3, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 की 2 में 4, 2 की 3 में 6। यहां देखते हैं 2 की 1 में, तो 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 और 1 7। तो हर एक नंबर क्या आ रहा है, ओड, और हर एक नंबर क्या आ रहा है, इवन। तो अगर इवन नंबर की बात होगी 2 लगा देना है, अगर ओड की बात होगी तो प्लस 1 कर देना है 2 क्यूब के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज हम बहुत ही स्पीड से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है इसने बोला है फर्स्ट नंबर इज 80। थर्ड, इसमें बोला है कि हमसे फर्स्ट नंबर 80 है, एक नंबर हमारे पास 80 है। फाइंड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, पता नहीं है। अच्छा जी, इनका एचसीएफ गिवन है हमें, एचसीएफ गिवन है हमें 20 एंड एलसीएम 240, एंड एलसीएम इज 240। एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, एक नंबर गिवन है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब देखिए इसके लिए हमें बहुत अच्छा फॉर्मूला मिलता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सिंपल ये। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 80 इंटू सेकंड नंबर इज पता नहीं, सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं फिलहाल x, इक्वल टू एलसीएम इज 240 मल्टीप्लाई एचसीएफ इज 20। इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, x इज इक्वल्स टू 60। तो 60 हमारा आंसर आ गया। काट कर इसको 60 आया। हमें याद रखने वाली क्या चीज है, ये फॉर्मूला। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमसे ये भी पूछ सकता था कि 2 नंबर दे देता, यहां 60 दे देता और हमसे बोलता एचसीएफ ये है, एलसीएम फाइंड करो। तो हम इतना लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करते, केवल ये वाला फॉर्मूला लगाते और आंसर हमें मिल जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसने अगले क्वेश्चन में बोला है सो डेट क्या शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सो डेट 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 1 प्लस 17 इज कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्पोजिट नंबर पता होना चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है या कौन से नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगर आपने ये तैयार कर लिए ना, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो मैं बोलता हूं कि आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी अलग टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। आराम से आपको इनमें से पेपर मिल जाएगा। तो आइए समझना शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर अपने खुद के और 1 के अलावा कोई ना हो,
कोई भी फैक्टर इनसे अदर ना हो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। किस टाइप से होगा ये सवाल सोल्व, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17। मैं यहां से 17 कॉमन ले सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 17, 5 की 11 मल्टीप्लाई करोगे 55 प्लस 1, तो 17 मल्टीप्लाई 56। इसके फैक्टर आ रहे हैं 17 और 56, 17 और 56 मतलब 1 और इसके खुद के अलावा इसके 17 और 56 भी फैक्टर हैं, जो भी ये नंबर है उसके। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। क्या हुआ, है कॉम्पोजिट नंबर हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज 17 एंड 56 फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड 1, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारे लिए 2 से 3 नंबर में पक्का आएगा 100%। इसको आप 100% पहले ही लिख लीजिए कि ये तो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन है जी, फिफ्थ क्वेश्चन हमको इसने बोला है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, √2 या फिर बोल सकते हो √3, √11, √7, √5 ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है, अच्छी तरह से जानना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरी वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। आइए देखिए अब यहाँ पर सोल्व करना शुरू करते हैं। अब हम √2 को जानना शुरू करते हैं, ठीक है। सारे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। आइए इसको रेशनल प्रूव करना है। ये 2 से 3 मार्क्स का आता है, 2 से 3 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है, हर बार आता है। आइए प्रूव करते हैं। देखिए √2 को रेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले हमने इसे लेट कर लिया कि √2 इज ए रेशनल, इज ए रेशनल नंबर। बस सिंपल सी बात, अगर ये रेशनल नहीं है तो एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये इरेशनल नहीं है तो 100% एक रेशनल नंबर होगा। हाँ जी, तो ये एक रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा? हाँ जी, और ये पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि a और b पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे पॉजिटिव इंटीजर है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। आइए सोल्व करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया। जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करता तो मुझे मिलता है 2 = a²/b²। तो मैं इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि 2b² = a²? आप बोलोगे जी, तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b² = a²/2। हाँ जी लिख सकता हूं। तो मैं इससे ये बोल सकता हूं कि a² इज डिविजिबल बाय 2। हाँ बोल सकता हूं। तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हाँ, तो इससे मैं ये तो बोल सकता हूं कि a का 2 फैक्टर है, a का 1 फैक्टर है, इतना बोल सकता हूं। हाँ, अब मैं एक और बार लेट करता हूं, अगेन मैंने लेट किया। क्या लेट किया मैंने अगेन कि a = 2c, बिल्कुल c इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर। आइए शुरू करते हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूं जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, ये वाली 2b² = a²। आइए यहां पे a² = 2b² था, तो a² = 2b², तो मैं यहां लिख सकता हूं 2c²। 2c² = 2b²। हाँ जी, तो 2 × 2 =
4 सी स्क्वायर इज टू 2b स्क्वायर। 2 से 4 को काटा 2 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी तरह से सेम मैं बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2a को भी डिविजिबल कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? रन। तो हम क्या बोलेंगे? अवर कॉन्ट्रडिक्स इज रॉन्ग। अवर कॉन्ट्रडिक्स इज रॉन्ग। अवर कॉन्ट्रडिक्स इज रॉन्ग का मतलब क्या है कि हमने अभी तक जो भी सोचा था, जो भी हम अभी तक प्रोसेस करते हुए आ रहे थे, वो सब गलत था। मतलब हमने क्या माना था अभी तक? रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? सो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब सिंपल सी बात, अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इट इज ए इरेशनल नंबर। सो कोई नई चीज, कोई भी बड़ी चीज, सबसे पहले हमने ए बी लैग किया, सबसे पहले रेशनल नंबर माना, ए बी के इक्वल माना, हमने इसका स्क्वायर किया, 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इक्वेशन बनाई, ये बनी। हमको पता लगा कि 2a स्क्वायर और a को डिवाइड कर रहा है। फिर हमने अगेन लैग किया, a इक्वल्स टू 2c, फिर हमें पता लगा कि 2b स्क्वायर और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने क्या माना था कि कॉमन फैक्टर केवल 1 है, लेकिन कॉमन फैक्टर तो 2 आ गया। तो इससे हमें पता लगा कि हमारा कॉन्ट्रडिक्स जो भी अब तक हमारा प्रोसेस था वो सब गलत है। तो ये एक रेशनल नंबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करना है। क्या शो करना है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये शो करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब डिवाइड वगैरह शो करके नहीं दिखाना। आल्सो फाइंड द प्लेस ऑफ डेसिमल, और प्लेस भी बतानी है डेसिमल की। डेसिमल की प्लेस भी बतानी है, ठीक है। और हमारे पास नंबर क्या है? 3/50। 3/50 ये हमारे पास नंबर है, और डिवाइड करना है नहीं, डिवाइड नहीं करना। और हमें डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शो करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब सबसे पहले हमें जानना होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते कौन से, ठीक है। देखो 2 टाइप के डेसिमल आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग जानना शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसका डेनोमिनेटर, जिस भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर 2m इंटू 5n की फॉर्म में आ जाए, 2m इंटू 5n की फॉर्म में आ जाए, वो तो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा चुना है? तो अभी तो हमें आना है ना। हाँ आइए देख, 350 को मैं क्या लिख सकता हूं? 550 का हम सबसे पहले आपको फैक्टर करके दिखाते हैं। 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 5 जा 5 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका डेनोमिनेटर 2m इंटू 5n की फॉर्म में है। तो मैं क्या बोलूंगा? इट हैज डेनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं बोल सकता हूं। अब इसमें मुझसे एक और बात होगी
इसने मुझसे इसके साथ साथ इसने मुझसे एक चीज और पूछी, क्या पूछी कि भाई ये बताओ क्या शो करना है, आल्सो फाइंड द प्लेस ऑफ डेसिमल। फाइंड करो, क्या करो, प्लेस ऑफ डेसिमल। प्लेस ऑफ डेसिमल, तो प्लेस करने डेसिमल। अब देखिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 3/2 की पावर 1 into 5 की पावर 2, यही तो आया, यही आया ना। अब देखिए अब 2 की पावर कितनी है, 1 है, और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए थी, 2, जिससे कि हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए हम एक फॉर्मूला बचपन में सीखते हैं कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n इक्वल्स टू a b की पावर n, मतलब a b की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो दोनों पावर सेम करनी होंगी, दोनों पावर सेम करने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। लेकिन हम नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ जी, ऊपर तो यहां क्या बना, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब देखिए 10 की पावर 2 मतलब 100, तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 0.06। तो ये होगा इसकी डेसिमल प्लेस, ये है इसकी डेसिमल प्लेस। यहां पर आप लिख भी सकते हैं, सो भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमसे बोलता है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। अच्छा क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड करना है किसको, भाई जीरोस को फाइंड करना है, और क्या करना है, जीरोस फाइंड करनी है, और साथ के साथ बोला इनने वेरीफाई रिलेशन, वेरीफाई करना है हमको रिलेशन बिटवीन रूट्स, रूट्स मतलब जीरोस, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखिए सबसे पहले रिलेशन की बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास रूट आए, सपोज दैट अल्फा और बीटा है, जीरोस जो है अल्फा बीटा है, तो वो इक्वल होंगे -b/a के। ये b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, ठीक है जी। और अल्फा और बीटा दोनों अगर जीरोस के हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा c/a के इक्वल। a कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज कांस्टेंट टर्म। अब देखिए हम सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन हमारे पास 6x² -3x -7x, ठीक है। सबसे पहले इसे 0 के इक्वल मान लेते हैं। आइए 6x² -7x, सॉरी 3x नहीं है, -7x -3 = 0। अब देखिए अब सबसे पहले इसको 0 से निकालते हैं। अगर आपको ये डीपली पढ़ना है अच्छे से तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, वहां से देख सकते हैं। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके रूट निकालने के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, क्या आया 6 × 3 = 18 आया। अब देखिए यहां क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस करके देखो मल्टीप्लाई करके तो 18 आना चाहिए, और माइनस करके बीच में क्या लिखा हुआ है 7, माइनस करके आना चाहिए हमारा 7। अब 7 कैसे कि 18 के फैक्टर होने चाहिए, ये यहां पर 18 के फैक्टर होने चाहिए दोनों, यहां और यहां। तो क्या है 9 और 2, 9 2 जा 18। अब देखिए 6x² -9x प्लस 2x -3 = 0, ठीक है। एक स्टेप पीछे का दिखाता हूं आपको मैं, 6x² -9 -2x -3। अब देखिए अगर यहां माइनस लगा हुआ है तो यहां माइनस लगता है, और यहां माइनस है तो यहां, मतलब जो भी यहां साइन है वो यहां आएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो यहां साइन है वो बाहर आएगा। अब देखिए यहां से क्या कॉमन लिख सकता हूं 3x, तो क्या बचेगा 2x -3, यहां पे +1 और 2x -3 = 0। अब देखिए क्या आया 2x -3 = 0, और एक बार आया 3x + 1 = 0। तो एक बार आया x = 3/2, और एक बार आया x = -1/2।
3। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशन, आई रिलेशन वेरीफाई करते हैं। देखिए साइड में से, अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए सबसे पहले माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस ऑलरेडी माइनस है तो 7 अपॉन ए क्या 6, भाई एक माइनस था एक और था, दोनों कट के प्लस हो गए, ठीक है जी। अब देखिए अल्फा इज 3 अपॉन 2 प्लस बीटा इज माइनस 1 अपॉन 3। अब इसका आप एलसीएम लोगे 6 आएगा और 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6। अब देखिए 7 अपॉन 6 क्या, 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। एक रिलेशन वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3। सी की वैल्यू क्या है भाई, सी की वैल्यू हमारे पास -3, तो -3 अपॉन 6, ये क्या है 1 अपॉन 2, और जब इसको करोगे आप 3 से 3 कैंसिल, ये भी आया -1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2। ये हो गया यहां से वेरीफाई। कोई भी डाउट नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन। अब देखिए अल्फा इज 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज -1 अपॉन 3, तो अल्फा इज 3 अपॉन 2 एंड माइनस प्लस -1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस बी इज -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन ए इज 6। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 6, तो 7 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 6। तो ये एक चीज वेरीफाई हुई, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा फिर भाई 3 अपॉन 2, तो 3 1 जा 3 डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 1 जा 3, चलो उतार देते हैं एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू सी इज -3 एंड ए इज 6, तो -3 अपॉन 6, 1 and 2, 3 1 जा 3 माइनस के 3, 3 2 जा 6, तो -1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। बस ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़कर चले गए और इससे अगर आपने थोड़ा सा रिलेट करते हुए अच्छे से पढ़ा, तो आप ये समझिए कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर 1 और 2 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये है इफ जीरोज आर, यदि हमारे पास जीरोज हैं, क्या है, अल्फा है हमारे पास -2 एंड बीटा है हमारे पास 5, तो फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। अब ये बताइए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि अल्फा और बीटा गिवन हो, अल्फा और बीटा गिवन हो, तो इस समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हम फॉर्मेट पढ़ते हैं, देखिए जब ये गिवन नहीं होते, नंबर्स गिवन होते हैं, केवल हमें टर्म्स गिवन होते हैं, तो उस समय तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है उस समय। लेकिन अगर अल्फा और बीटा गिवन है, देखिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ऊपर से बताऊंगा ज्यादा। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये सिचुएशन है तो फिर क्या लिखना है हमें, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। हमारे पास उस समय ये फॉर्मेट हो जाता है। तो आइए ये लगाना शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 3, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू -10। आइए इसमें पुट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक चीज, 3 आया, 3 इक्वल्स टू -b अपॉन a के, हाँ जी। 10 आया, -10 आया, वो किसके इक्वल है, वो c अपॉन a के इक्वल, वो c अपॉन a के इक्वल, मतलब a यहां से भी बना रहा है और यहां से बना है, तो a तो 1 है,
तो आइए पुट करते हैं 1x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इज 3, तो माइनस 3x प्लस एल्फा इंटू बीटा इज माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको बताता हूं यहां हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे सवाल सोल्व हो चुके हैं। आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको पता लगेगा इससे बाहर कुछ आया ही नहीं। तो आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, 3 और 4 की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन मिला हमें? हमें सबसे पहले मिला सोल्व ग्राफिकली। हमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बोर्ड में सोल्व ग्राफिकली। अब हम हमको इक्वेशन दे देता है, जैसे कि इसमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये ग्राफिकली सोल्व करना पड़ता है। ये हमें क्वेश्चन मिल जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, इसमें हमें क्वेश्चन मिल जाता है। मैक्सिमम हमें 2 नंबर में क्वेश्चन मिलता है क्योंकि ग्राफ पर शो करना पड़ता है, इसलिए 2 नंबर में या फिर 3 में भी हो जाता है कभी कभी अगर इक्वेशन थोड़ी सी हार्ड हो, लेकिन ये इजी इक्वेशन है तो 2 नंबर में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हमें लेफ्ट चार्ट बनाना होता है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। आप देखिए x इक्वल्स टू वाई 10 माइनस वाई, ये आ गया, एंड y इक्वल्स टू 10 माइनस x, ये आ गया। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई एंड y इक्वल्स टू x माइनस 4, ये आ गया। हाँ जी, सबसे पहले पहली इक्वेशन के लिए हम चार्ट बनाते हैं, वहां पर शो कर लेंगे। पहली इक्वेशन के लिए चार्ट बनाया, एक बार x एक बार y। दूसरी इक्वेशन के लिए चार्ट बनाया, एक बार x एक बार y। देखो पहली इक्वेशन के लिए अगर हमने x को 1 माना, अगर हमने x को 1 माना तो वैल्यू किसकी आएगी? अगर मैंने x को 1 मान लिया, यहां पर x 1 पुट कर दो तो वैल्यू किसकी आई? y की। कितनी आई? 9। अगर मैंने इस समय y को 1 मान लिया तो x की वैल्यू कितनी आई? 9, ठीक है। सेकंड लेकर चलते हैं। अगर मैंने इस समय x को 5 माना, या फिर अगर मैंने x को 5 माना, अब भैया आप ऐसे कैसे मान के चल रहे हो? देखो या तो ऐसे करो आप ऐसे करो, मैं आपको पैटर्न सिखाता हूं, इसको खत्म ही कर दो, मैं आपको पैटर्न ही सिखाता हूं। देखो एक बार तो 0 मानिए, एक बार मानिए 1, बस दैट्स इट, 0 और 1। देखिए एक बार x को 0 माना तो y की वैल्यू 10, एक बार y को 0 माना तो x की वैल्यू 10, ठीक है। हाँ जी, एक बार x को 0 माना तो y की वैल्यू -4, एक बार y को 0 माना तो x की वैल्यू +4। कोई परेशानी नहीं, या तो 0 मानिए या 1 मानिए, उससे आपको हो जाएगा। पेपर में भी यही मान के चलना है। अब देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ग्राफ 10 तक जा रहा है तो 10 तक हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 9 8 7 6। आगे से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आगे आप चार्ट देख सकते हैं -1 -2 -3 -2 -3 -4 -5। आगे -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे अब देखिए ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। अब मैं आपको बताता हूं जहां पर भी इक्वेशन एक दूसरे को कट करती है ना, वही हमारा आंसर होता है, जहां भी एक दूसरे को इक्वेशन कट करेगी। देखिए अब पहली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या है? 0, x है 0, x नहीं बढ़ा, लेकिन y की वैल्यू पहुंच गई 10 पर, तो ये क्या होगा? 0 10। अब इसी तरीके से y0 x 10, y0 है x है 10, तो ये क्या होगा? 10 और 0, ये पॉइंट हो गया। इसको पॉइंट को मिला दो, इन पॉइंटों को
मिला दिया, हाँ जी मिला दिया। और इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दो, जो भी हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन का नाम लिख दो। कौन सी इक्वेशन थी भाई हमारी? यहाँ हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, उसका ये वाला ग्राफ है, इससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, x क्या है? 0 है, x 0, ठीक है, y माइनस 4, 0 माइनस 4, ठीक है, और x y 0 है, x 4, y 0 है, x 4। इन्हें पहले मिला दो इक्वेशन, पार निकाल दो। तो ये कौन सी है? x माइनस 4, सॉरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां पर क्या है? यहां पर आया हमारे पास पॉइंट 4 और 0। हाँ, अब इन्होंने कट कहां पर किया है? अगर आप देखें तो इसने कट किया है 6, x की वैल्यू आई हमारे पास 6, और यहां देखें तो कहां कट किया? 3, और y की वैल्यू आई हमारे पास 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो सिंपल इस तरीके से करना है और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। देखिए इसको सोल्व करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। किसी भी तरीके से सोल्व करिए, आप पर डिपेंड करता है। आप ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हैं, और नए नए मेथड होते हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। दोनों क्वेश्चन ये एक मेथड हम सीख चुके हैं, ये दोनों मेथड इस क्वेश्चन पर सीखने वाले। वैल्यू हर किसी से सेम आएगी, चाहे आप ग्राफिकली कर लीजिए चाहे इनसे सोल्व कर लीजिए। आइए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर चलते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से होता है, जैसे कि हमने लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। कोई सी भी एक इक्वेशन को लिख लीजिए दोनों में से, जो भी आपको आसान लगे, जैसे कि ये तो x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, ये लिख सकता हूं मैं। हाँ, तो अब इसको पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन में, मतलब सेकंड इक्वेशन में। इस वैल्यू को जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन मान ली, इसमें पुट कर दीजिए। क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11, सॉरी ये 11 था। 3x की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस वाई, माइनस 2y इक्वल्स टू 11, और 21 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 11, और इधर जाके माइनस हो जाएगा 5y, और जब माइनस होगा माइनस 10 माइनस माइनस, तो y इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यू जो y की आई है हमारे पास निकल करके, ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, और y की वैल्यू है 2, तो x इक्वल्स टू 5। इस तरीके से होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम एलिमिनेशन सीखने वाले हैं। देखिए एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना, मतलब किसी को इक्वेशन को बाहर ही कर दीजिए, बिल्कुल नई इक्वेशन ही आइए। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को पुट करना। जैसे अभी हमने कहा था x की जगह y को पुट कर दिया था, कैसे? जैसे इस तरीके से करके कि 7 माइनस वाई, तो यहाँ पर x की जगह इस इक्वेशन में y को पुट कर दिया था, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया था x की जगह y। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट ही कर दिया, ये एलिमिनेट करते हैं कैसे? 7 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। अब हमें क्या करना होता है? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3x है। अब यहाँ पर सिंपल है, 1 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसके इनके जैसा बना लेते हैं इनको, कोई से भी एक वेरिएबल को, या तो 3x इस वाले 3x के बराबर बना लो इसे x को, या फिर इस y को माइनस 2y के बराबर बना लो। अब आपका मर्जी, साइन मैटर नहीं करता, साइन के इक्वल मैटर नहीं करता, केवल आपका मैटर करता है ये नंबर। अब क्या है? 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 के इक्वल बनाने के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 2 के इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना, केवल इसके साथ 2 जोड़ देना। अगर अब बताओ, अगर मैंने इसके साथ 2 लगाया, अगर मैं इसके साथ 2 लगाता हूं, मतलब इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो पूरी इक्वेशन में 2 की सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 14 और ये हो गया 2x, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास नई इक्वेशन आई थर्ड, और इसी इक्वेशन में हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया, MULTI मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से।
ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई ना थर्ड, अब ये सेकंड है, तो हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में से माइनस, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आइए ऐड करते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, और ये क्या है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11, दोनों को ऐड करते हैं। आइए देखते हैं, 5x कट हो गया 25 एंड x इक्वल्स टू 5। देखिए पिछली बार हमारा x 5 ही आया था सब्स्टिट्यूशन में भी, और यहां पर भी 5 ही आया, तो वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप ग्राफिकली लो, एलिमिनेशन लो, सब्स्टिट्यूशन लो, कोई सा। अब बिल्कुल हमें क्या करना है, अब यहां पर इस इक्वेशन में 5 पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 2। बस इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, शो करना है, शो करना है किसको, कि 2x प्लस 5y इक्वल टू है 17 और 5x प्लस 3y इक्वल टू है 14। इनको शो करना है, क्या शो करना है, कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, या फिर मैनी सॉल्यूशन रखते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन रखते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन रखते हैं। ये कैसा सॉल्यूशन रखते हैं, अब कैसे पता लगता है, देखिए इसको a बोलते हैं, x के साथ जो होता है उसको a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, एंड कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। तो अगर देखिए, अगर a1 अपॉन a2, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 और सेकंड के लिए a2, तो a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो वो होगा मैनी सॉल्यूशन, वो होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये लाइन होती है पैरेलल लाइन, कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये होता है मैनी सॉल्यूशन, और ये होती है कोलिनियर लाइन। कैसी लाइन, कोलिनियर लाइन, ये लाइन होती है हमारी कोलिनियर लाइन, कोलिनियर, और ये होती है पैरेलल, ये पैरेलल लाइन होती है, कोलिनियर लाइन होती है। आइए देखिए सोल्व करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है ये क्या है, तो हमें क्या करना है, a1 क्या है 2 अपॉन 5 इक्वल टू है क्या 5 अपॉन 3 के, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन एक ही होगा, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, नो सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3, मतलब एल्फा है 2/3, और हमको इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस के इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए रूट 0 का मतलब होता है कि इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी, तो सिंपल इसमें पुट करिए 6 मल्टीप्लाई 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0, तो 6 मल्टीप्लाई 4/3 3 9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0, 6 4 24/9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। 9 एलसीएम आया हमारे पास, माइनस के जो का तो है नहीं, 9 एलसीएम आया हमारे पास, और ये 24 माइनस 3 2 6, तो 18/9 माइनस के इक्वल्स टू 0। इधर सॉल्व करते हैं, 9 1 9 9 2 18, तो k इक्वल्स टू -2, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इस तरीके से ये क्वेश्चन सारे करने होते हैं।
जब हमारे पास 1 0 गिवन हो तो सिंपल पुट करिए और हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि इनसे आपको भी पता भी लग पा रहा होगा कि हाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल दिए हैं, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए अगला क्वेश्चन, अगले में हमसे क्या बोला, 2x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करना है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है, मतलब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब क्या करते हैं, सब घबरा जाते हैं यहाँ पर, कैसे, और इसको छोड़ के आगे चल देते हैं। कैसे घबरा जाते हैं, भाई x अपॉन x प्लस 1 है, इतना बड़ा इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लाएंगे, करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करना। आपको ये और ये सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है ना, इसको m मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू m n a जो आपका मन करे वो मान लीजिए, m माना तो क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या इक्वेशन हार्ड रही, अब तो सोल्व कर लो क्या, 2 2 4 तो मल्टीप्लाई करके 4i और माइनस करके 5 सॉरी प्लस लगना है तो ऐड करके 5, तो 2m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस माइनस माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल, 2m कॉमन लिया तो क्या आया m माइनस 2, यहां पर क्या कॉमन लिया -1 तो क्या आया m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो कुछ नहीं करना, m माइनस 2 यहां से कॉमन ले लिया और यहां से ले लिया 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो m माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो m आया हमारे पास 2, और एक बार 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो m आया हमारे पास 1/2। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। जब इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन हो तो सिंपल इस तरीके से करना है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है। अब इसको इसके इक्वल रख दीजिए, तो x अपॉन x प्लस 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 2 के इक्वल, 2 के इक्वल रख दीजिए। क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इधर आया, इसको इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। एक बार और एक बार x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, तो सिंपल क्या हुआ, इसकी 2x इक्वल्स टू x प्लस 1, तो क्या हुआ x इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों सिचुएशन में हमारा एक बार x प्लस 1 आ रहा है, एक बार x माइनस 1 आ रहा है। कितना आसान था, मुझे तो लगता है इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा नहीं। और ये 4 नंबर में आता है, 4 नंबर 3 नंबर इनमें ही आता है। ये कितना आसान क्वेश्चन था, वो 1 नंबर या 2 नंबर में आता है। अब दुगने नंबर दे रहा है आपको, सिर्फ एक मेथड फालतू करने से, सिर्फ m मानने के आपको दुगने नंबर दे रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर फाइंड करना है रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। नेचर कैसे पता लगेगा, देखिए एक होता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b ac मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर ये d कम है 0 से तो इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रूट है। और अगर d बड़ा है 0 से तो रियल तो है रूट, लेकिन डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट है, ठीक है। और अगर d इक्वल है 0 के तो रूट रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हमारे होंगे। ये सिचुएशन है हमारे पास। अब नेचर बताना है रूट्स का, तो हमारे पास इक्वेशन होनी जरूरी है। हाँ जी, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहले तो रूट देख के घबराना नहीं है, हमको नेचर बताना है केवल। तो हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b क्या है, ये मैंने पहले बताया हुआ x का कोएफिशिएंट b होता है, b क्या है -4 रूट 3। तो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 3 एंड c इज 4। 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। कट करोगे हमारा 0 आया। तो d किसके इक्वल है, 0 को। जब d
इक्वल हो जीरो के तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। तो नेचर क्या हुआ रूट का? रियल एंड इक्वल नेचर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इनमें से 100% क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 100% श्योरिटी है कि कल जब आप पेपर देने बैठोगे तो आप बोलोगे वैभव भैया ने बिल्कुल सही बोला था कि क्वेश्चन इनमें से पुट हुए हैं। आइए बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वेशन क्या दी है हमें? इक्वेशन दी है हमें 3x² माइनस 4√3x प्लस के इक्वल्स टू 0। यदि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स क्या है, सॉरी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d इक्वल हो 0 के। बिल्कुल वही मैंने लास्ट वाली इक्वेशन दे दी है, कुछ भी नया नहीं किया। तो क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? d को 0 के इक्वल रखना है। तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है, और ये क्या है? 0 के इक्वल है। सही है, 0 के इक्वल है ना। तो हमें पहले से दिया हुआ है d इक्वल्स टू 0, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b² इक्वल्स टू, फिर दोबारा वही माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई के इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 4 जा 16, 48 माइनस 12 के इक्वल्स टू 0, ये इधर चला जाएगा। 12 के इक्वल्स टू 48 एंड के इक्वल्स टू 4। के की वैल्यू क्या आ गई? 4। और आप इस पीछे जाकर वीडियो में देख भी सकते हैं कि के हमारा 4 ही था, के हमारा यहाँ पर 4 ही था। इसीलिए मैंने इक्वेशन चेंज नहीं कराई थी, बस इसीलिए मैंने इक्वेशन चेंज नहीं करी। मैं तो इक्वेशन में चेंज कर भी सकता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं करना था, बस सिंपल था, d 0 के इक्वल मानना था। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 5th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने हमें कि an इक्वल है 3n प्लस 1 के। तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। अब देखिए जब भी टर्म फाइंड करने की बात आई an मतलब n की वैल्यू रखते चले जाओ, जोन सा भी टर्म। अगर फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो मतलब n बराबर 1 है। अगर सेकंड टर्म है तो मतलब n बराबर 2 है। अगर थर्ड टर्म है तो मतलब n बराबर 3 है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आइए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो a1 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो a1 इक्वल्स टू 4। इसी तरह से a2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 7, a3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 10, a4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 30। सिंपल, कुछ भी था नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है फाइंड 18 टर्म ऑफ एपी। एपी है 4 7 एंड 10 डॉट 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 18th टर्म फाइंड करना है। 18th टर्म फाइंड करना है एंड ऑल्सो सम ऑफ, और सम भी हमें फाइंड करना है, और सम भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले 18 टर्म फाइंड करना है। देखिए कोई भी टर्म फाइंड करना है, जब 18 मतलब nth टर्म, कोई भी nth टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब n क्या है? वही है जो टर्म हमें फाइंड करना है, a मतलब 18। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a। d हमें निकालना है, d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 इक्वल्स टू d होता है, और a3 माइनस a2 इक्वल्स टू d होता है। अगर ये दोनों सेम आया है तो ये हमारी AP होती है। अब ये इसने पहले बोला है हमें AP है तो D आएगा। देखो 7 में से 4 गया 3, 10 में 7 गया 3, दोनों क्या है? सेम। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। सारी वैल्यू पहले एक साथ लिख लेते हैं। A बराबर 4, D बराबर 3 एंड n बराबर क्या है भाई? 18 है। n बराबर 18 है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। A 18 टर्म निकालना है। A इज 4 प्लस n माइनस 1 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई d is 3।
A18 इक्वल्स टू 4 प्लस 51, A18 इक्वल्स टू 55। कुछ भी नया, कुछ भी नया, कुछ भी नया करा होगा नहीं किया। अब क्या निकालना है हमें, सम निकालना है। देखिए सम निकालने के लिए एपी के दो फॉर्मूले मिलते हैं आपको, हमने अच्छी तरह से पहले पढ़ा हुआ है। दो सम के लिए क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। एल क्या होता है? हमारा लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट टर्म हमें गिवन हुआ होता है। अब लास्ट टर्म हमें पता है ना 18 टर्म और 55 है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? ये। इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू है तो हम वो लिख लेते हैं, और अगर नहीं है लास्ट टर्म की वैल्यू तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए, तो हमारे पास एस एन मतलब 18 टर्म निकालना है। 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, ए इज 4, एल क्या है 55, देख सकते हैं आप 55, S18 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 59, 9 9 81, कैरी ओवर 8, 9 5 45 और 8 53। तो 531 इज द सम। आप इजिली देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एपी से रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर नंबर 5 तक हमने 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया है सब कुछ इस लास्ट क्वेश्चन के बाद। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर 2 डिजिट के कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं किससे? बाय 3 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये पूछ रहा है वो। 3 से 2 डिजिट नंबर कितने डिवाइड हो रहे हैं उतना बताना है, कितने। सबसे पहला नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा भी दे सकता था हमें 3 डिजिट नंबर कितने डिवाइड हो रहे हैं, या मैं 4 डिजिट नंबर भी दे सकता था कितने डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो 2 डिजिट सबसे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है ये देखना है। तो 3 से 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा डिवाइड होता है? 3 4 जा 12, क्या 12 से पहले कोई नंबर डिवाइड होता है? 11 2 डिजिट नंबर और 10 2 डिजिट नंबर। 10 2 डिजिट नंबर है, 11 2 डिजिट नंबर और 12, तो 12 डिवाइड हो रहा है, 11 और 10 नहीं होता। तो सबसे पहले कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 12 डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले नंबर डिवाइड हो रहा है हमारा 12 डिवाइड हो रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? भाई 3 3 का गैप लेके चलना है ना, हमें 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 डिवाइड हो रहा है, फिर कौन सा डिवाइड हो रहा है? 18 डॉट डॉट डॉट। फिर हमें सीधा लास्ट टर्म लिखो, लास्ट कौन सा? अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 2 डिजिट? 9 क्या 9 3 से डिविजिबल है? 3 3 से 9, 3 3 से 9, जी हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो क्या आ गया 9 अब हमें निकालना है कि 9 जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, ए क्या है हमारा 12 है, ए हमारा 12 है, और हमारा डी हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब आपने डी 3 कैसे लिख दिया, क्योंकि 3 का ही तो गैप चल रहा था, जैसे 3 से तो डिविजिबल करना था। अगर मुझे 5 से डिविजिबल करना होता तो मैं सबसे पहले 15 लिखता, 10 लिखता, 10 के बाद 15 लिखता, फिर 20 लिखता, और लास्ट टर्म लिखता मैं अपना 95। तो उस समय डी की वैल्यू 5 होती और ए की वैल्यू 10 होती। समझ पा रहे हो? हाँ जी। अब देखिए, तो हमारे पास सीधा हमें वही फॉर्मूला मिलता है, एन इक्वल्स टू एन प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए क्या होता है, हमें यहां पर n की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अब an हमें पता है, क्या है 99, तो 99 पुट करिए, a की वैल्यू 12 है, प्लस n माइनस 1, n की तो वैल्यू नहीं पता भाई हमें, कोई बात नहीं पता, तो d की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, 99 में से 12 गया, कितना बचा? 99 में से 12 माइनस करा, कितना बचा? 87 इक्वल्स टू 3n माइनस 3, इस तरह आगे प्लस करा 90 इज इक्वल्स टू 3n, तो n इज इक्वल्स टू 30। तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। तो कितने नंबर डिवाइड होंगे? 30 नंबर 2 डिजिट के डिवाइड हो जाएंगे, किससे? 3 से। 3 से 32 डिजिट नंबर डिवाइड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसा होता है कि हमें 5 दे सकता था। अब देखो 5 के लिए बता दो, पहला टर्म 10 था, दूसरा 15 था, तीसरा 20 था, सबसे लास्ट टर्म देखें तो वो 95 था।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, सिंपल, ये 5 हो जाता है ना डी की वैल्यू, an की वैल्यू 95 हो जाती, यहाँ पर डी की वैल्यू 5 हो जाती और a की वैल्यू 10 हो जाती। सिंपल यहाँ पुट करो, आंसर पाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं साइड स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता हूं भाई कि आप जिससे स्क्रीनशॉट ले सको आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इसकी पूरा आपको एक साथ क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा शॉर्ट वीडियो का, मैंने शॉर्ट वीडियो की डाली हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए यहां से हमारा एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड रख देते हैं। अब हमको चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के साथ उसको समझते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है ये, और ये इस तरीके से लाइन खींची हुई है, और हमसे ए बी सी और ये है डी और ये है ई, हमसे बोला है उसने डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। ये जो लंबाई है यहां पर है 2 और ये जो पूरी लंबाई है ये है 4 और ये जो लंबाई है ये है पूरी की पूरी 6। तो हमें ए ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए ई। देखिए जब कभी एक किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन के प्रोपोर्शनल हो, सॉरी एक लाइन के पैरेलल होती है दूसरी लाइन, एक लाइन के दूसरी लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन की दूसरी लाइन पैरेलल होती है। किसी भी ट्राइंगल में एक कोई लाइन खींची जाए, कैसी कोई लाइन खींची जाए, दो बची हुई दो लाइनों पर पॉइंट मारकर, दो साइडों पर पॉइंट मारकर एक लाइन को मिलाया जाए। अब समझिए, बची दो लाइनों पर पॉइंट मारकर एक उसको लाइन को मिलाया जाए, तो वो बची हुई लाइन के अगर पैरेलल है, तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो इनका रेशियो भी इक्वल होता है। कैसे कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब देखिए एडी की वैल्यू क्या है 2, ए बी की 4 इक्वल्स टू ए की फाइंड करनी है, ए सी की 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ए इक्वल्स टू 3 यूनिट, ए इक्वल्स टू 3 यूनिट। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या, यदि ट्राइंगल के किन्हीं दो लाइनों पर, ट्राइंगल के किन्हीं दो साइडों पर, ट्राइंगल की किन्हीं दो साइडों पर 2 पॉइंट मानकर हम एक लाइन को जोड़ देते हैं, एक लाइन को उस लाइन को उन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, तो एक लाइन बनती है। यदि वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो उनके लाइन वो पार्ट्स के रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। और इससे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है सीबीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। वो क्या होता है कि यदि रेशियो इक्वल है, यदि ये रेशियो इक्वल है तो वो पैरेलल लाइन होगी, बिल्कुल इसको उल्टा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू एंड आर और ये लाइन है एस एंड टी। देखिए ये दोनों एंगल इसमें इक्वल दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये इसमें हमें पहले से दिया हुआ है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू इक्वल है ट्राइंगल आर टी एस के, आर टी एस के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम प्रूव करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी क्या क्या है, एस एस एस, साइड 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 होनी चाहिए, सॉरी साइड प्रोपोर्शनल साइड होनी चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये है। अब ये देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया हमारा फिट बैठ रहा है। आपने सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई होंगी, तो उससे एक क्राइटेरिया, हमें कोई सा भी क्राइटेरिया लेना है। अभी फिलहाल हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल का क्राइटेरिया है, तो हम कोशिश करेंगे एंगल वाला क्राइटेरिया लगाने की। आइए लगाते हैं। सबसे पहले हमें पता लगा इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल आर पी क्यू
इक्वल है एंगल आर टी एस के, ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है, ये है गिवन, ये गिवन है। एक और चीज देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस करें, इसको पूरे को देखें तो आपको पता लगेगा ये आर एंगल इसमें भी आ रहा है और दोनों में आ रहा है, आर एंगल दोनों ट्राइंगल में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल है एंगल टी आर एस के। क्यों? कॉमन है, क्यों? कॉमन है, कॉमन है। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएं तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, जब दो एंगल हो जाएं तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसने बोला है AP इज एन टेंजेंट टू सर्कल O। देखिए O एक सर्कल है, O एक सर्कल है, एक ऐसे टेंजेंट गिवन है, ये सेंटर है उसका O, और ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है हमारी AP, AP हमारी टेंजेंट है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमें पता नहीं कितनी है, ठीक है। और यहां पर हमसे बोला है कि हमें फाइंड करना है क्या, अगर AP क्या है, टेंजेंट है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, AP है टेंजेंट, ठीक है, AP टेंजेंट है, और इसने क्या बोला है कि OP को फाइंड करो, OP की लेंथ फाइंड करो, AP टेंजेंट है, OP की लेंथ फाइंड करो। सबसे पहले OP क्या है, OP भैया रेडियस, मैंने अभी कहा OP क्या है, रेडियस है, तो जितनी OP है उतनी OB होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। हाँ जी, अब देखिए आपको थ्योरम पता होगी बाय, सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, APO, APO ट्राइंगल में हमें इतना पता है एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों है, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है आ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ 90 डिग्री एंगल विद रेडियस, या आप बोल सकते हो बाय थ्योरम 1 के हिसाब से 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री है तो मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ भाई, कि 2 प्लस r का स्क्वायर इक्वल है, 2 प्लस r का स्क्वायर इक्वल है r स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। ये करते हैं 2 2 जा 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4r। अब देखिए ये कैसे करा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, आप बच्चे नहीं हो इतने, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। 16, अब ये r स्क्वायर कैंसिल, 4r इक्वल्स टू, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 12, तो r इक्वल्स टू 3, r की वैल्यू क्या आ गई 3, r किसके इक्वल है, OP के, तो OP कितना आ गया 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूं मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, मैं चाहता तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन भी दे सकता था, आपको यहां पर एक क्वेश्चन भी दे सकता था, तो इजीली सॉल्व हो जाता, मैं सॉल्यूशन दे देता, आपको समझ में आ जाता, लेकिन मैंने यहां पर दिया आपको थ्योरम, यहां पर दिया थ्योरम, बहुत ही मेन थ्योरम दिया मैंने आपको, यहां पर एक बहुत ही अच्छी थ्योरम दी है। इससे क्या होगा कि आपको एक तो थ्योरम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि होता है थ्योरम ही पूछ लेते हैं हम सीधा एग्जांपल में, नहीं तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप वैसे ही कर दोगे। आइए सीखते हैं। थ्योरम क्या है कि प्रूव करिए जो टेंजेंट ड्रॉ होता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब क्या प्रूव करना है कि ये टू प्रूव, थ्योरम है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पर, BAO, सही है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AO इक्वल है OB के, इतना प्रूव करना है, बस इतना प्रूव करना है। अब यहां पर एक
ओ सेंटर है इसका, और ये दोनों हमने मिला दिए। और हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ये दोनों रेडियस होगी, अब हम इसको मिला लेते हैं। मिला लिया। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए अब ये दो ट्रायंगल हो गए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो मैं इनकी सारी साइड इक्वल बोल दूंगा। एक ये दोनों साइड क्या, ये ए ओ और ओ बी क्या, मैं तो सारी ही साइड इनकी आपस में इक्वल बोल दूंगा। अगर मैं इसे क्या प्रूव करता हूं, मैं इसे प्रूव करता हूं कि कॉन्ग्रुएंट है। आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ओ नहीं, इस पॉइंट को मान लो भाई पी, भाई से पी मान लो, मालूम चाहते हैं। देखिए क्या कि पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये दिख गया। सबसे पहले दिख गया, क्या दिख गया कि 90 डिग्री का एंगल है। क्यों है, क्योंकि बाय थ्योरम 1 के अनुसार, ठीक है, ये दिख गया। और क्या हमें पता लगा कि भैया ओ ए इक्वल है ओ बी के, कैसे इक्वल है भाई, रेडियस है। कैसे इक्वल है भाई, दोनों की दोनों रेडियस है, इस वजह से इक्वल है। हाँ ये दिख गया। तो एक तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, मतलब राइट एंगल मिल गया, एक हमें साइड मिल गई। तो आर एस, इससे कोई क्राइटेरिया माइंड मारा है, क्राइटेरिया आप बोल सकते हो यस, आर एच एस आ रहा है, आर एच एस आ रहा है। तो हमें एक और चीज बताओ पहले कि ओ पी इक्वल है पी ओ के या नहीं। हाँ बोलोगे हाँ इक्वल है, क्यों, कॉमन है। ओपी के इक्वल है, कॉमन है आप बोल सकते हो। अब आपने यहां पर भी साइड बोला, आप बोलोगे भैया साइड एंगल से बोल दो ना, साइड एंगल साइड से, लेकिन नहीं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो होता है ना उसमें एंगल इंक्लाइंड होता है, मतलब दोनों के बीच में होना चाहिए साइड के, लेकिन यहां पर बीच में नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं। इन दोनों साइड के बीच में है लेकिन इन दोनों साइड के बीच में नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं। हम क्या बोलेंगे, इसे साइड बोलेंगे, उसे हाइपोटेनस बोलेंगे। तो बाय आर एच एस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी बी ओ के। सो ए पी इक्वल्स टू पी। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से स्टार्ट होंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछता है कि नॉइस के लिए बहुत ज्यादा सॉरी मांगता हूं आपसे। देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, और पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास 5 और 8, एक पॉइंट है हमारे पास -3 और 2, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है। जब पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हों और डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उस टाइम हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइए x2 की वैल्यू क्या है, देखो ये होता है x1, ये x2, ये y1, ये y2। अब देखिए आप ऊपर से वैल्यू देख सकते हैं, x2 इज -3 एंड -5 का स्क्वायर प्लस 2 -8 का स्क्वायर, -8 64 एंड प्लस 36, ये आया 100 और ए बी चल रहा है यहां पर, तो ए बी आ गया हमारा 10, ए बी हमारा आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है। कोई डाउट नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है हमें, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं भाई, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अच्छा, और ये बोलता है हमसे कि पॉइंट्स जो है हमारे पास, पॉइंट्स है हमारे पास 5 और 1,
और -10 और 11, ये हमारे पास पॉइंट्स है, ठीक है। इन द रेशियो, और ये लाइन डिवाइड करती है इसको रेशियो में 2:3 में, 2:3 में। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, और ये इंटरनली डिवाइड कर रही है, ये डिवाइड कर रही है इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड कर रही है। आप देखिए, अब इसमें दो हमें फॉर्मूले पढ़ने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम जाने, आइए देखिए कौन सा है। देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 क्या है, ये रेशियो है। कहीं कहीं पर ये किसी किसी बुक में m और n दिए होते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। और देखिए अगर ये अभी तो इंटरनली डिवाइड है तो मैंने फॉर्मूला ये लिखा, लेकिन अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड होता, बोलता कि एक्सटर्नली डिवाइड है, तो उस समय माइनस प्लस की जगह केवल माइनस हो जाता, लेकिन यहां तो इंटरनली डिवाइड है। आइए फाइंड करना शुरू करते हैं। देखिए उसी की तरह ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आप ऊपर से फॉर्मूले भी देख सकते हैं और वैल्यू भी देख सकते हैं। मैं लिखना शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट, तो कैसे आएगा, m1 is 2 मल्टीप्लाई x2 is 10 -10 प्लस m2 3 और x1 5 -20 प्लस 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, यह आ गया हमारा -1। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसी तरह से y की वैल्यू निकालते आएंगे। m1 is 2 और 2 मल्टीप्लाई y2 is 11 प्लस m2 is 3 एंड y1 is 1 5 22 प्लस 3 अपॉन 5 25 अपॉन 5 कट किया तो क्या आया, 5 आया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू आई 5। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक एक्सटर्नली होगा तो केवल माइनस लगाएंगे, दैट्स इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब शुरू होने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, ये पूछता है कि अगर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो फाइंड करिए किसकी वैल्यू भाई, sin स्क्वायर थीटा की। अब देखिए, अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे, रूट वगैरह लगाएंगे और उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर सोल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने लग जाएंगे, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा ये कुछ नहीं करेगा, वो सीधा क्या करेगा, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर से रिलेटेड एक फॉर्मूला उठाएगा, क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेगा 1/2, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए अब देखिए, अब मैंने कैसे किया, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। आपको अगर सिंपल दिया हो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 होता, तो उस समय आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती, लेकिन अब नहीं। इससे आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको फॉर्मूले लिखाने वाला हूं, आइडेंटिटी लिखाने वाला हूं, जो हमें आने वाले क्वेश्चंस में काम आने वाली है, उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली आइडेंटिटी ये हो चुकी है। दूसरी आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साथ के साथ बोलते चलना भाई, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी हो रहा है, इनको थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इसको सोल्व कीजिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधी वैल्यू पुट करेंगे, अपॉन लाएंगे, आंसर लाएंगे, लेकिन हम स्मार्ट बच्चे हैं, हम नहीं करेंगे। अभी हमने फॉर्मूले रखे थे, उनका यूज करने वाला है। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। भैया भी आपने बताया था, अब थीटा की जगह तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 रख लो, क्या प्रॉब्लम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर सकते हो आप,
इसकी वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर अपॉन cos 45 की 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 to the 4/3 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 to the 8/3। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, मतलब 89 डिग्री तक में ऐसे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है आपस में। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा बोल सकता हूं? हाँ बोलोगे, बिल्कुल सही बोल सकते हो। अब मुझे एक और चीज बताना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। आइए इसी का यूज करते हैं। बस देखिए 1 डिग्री की जगह क्या लिख दूं मैं, cot 89 डिग्री, 2 डिग्री की जगह cot 88 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा चल रहा है हमारे साथ। अब देखिए यहां क्या कर सकता हूं, cot 3 डिग्री की जगह 87 डिग्री डॉट डॉट डॉट, 45 की वैल्यू 1 होती है डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से ये लिख सकते हैं tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। सभी को आपस में कट कर देंगे, क्या आएगा 1, तो आंसर आ गया 1। इसी तरह से जितने भी ऐसे क्वेश्चन है सबका आंसर 1 आएगा। ये मैक्सिमम टिक राइट में आता है, तो इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आइए प्रूव करते हैं। देखिए अब प्रूव करने के नाम से हम घबरा जाते हैं ना। अब आपको देखो सबसे पहले साइड ढूंढनी है, ये इसके जैसे ही तो करना है। इसका नीचे का देखिए, इसमें 2 टर्म है, बस तो इस वाले को उठा लीजिए, RHS को उठा लीजिए, उठा लो tan A/sec A-1। अब देखिए जब 2 टर्म ऊपर एक हो तो हमेशा रेशनलाइज करते हैं। कैसे? ऊपर sec A, साइन चेंज कर दीजिए बस, +1 की मल्टीप्लाई, नीचे भी sec A +1 की मल्टीप्लाई। अब देखिए tan A sec A +1 अपॉन sec स्क्वायर A, रुक जाओ डायरेक्ट नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, sec स्क्वायर A -1 स्क्वायर। अब भैया ये कैसे किया, ये आइडेंटिटी लगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की। आप इतने बच्चे हो नहीं, आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। अब देखिए अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर हटा दूं, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, tan A sec A +1, और मैं इसकी जगह लिख सकता हूं tan स्क्वायर A। इसकी जगह हमारे पास आइडेंटिटी है अभी पड़ी थी, स्क्वायर से एक क्या आया भाई, sec A +1 अपॉन tan A इक्वल टू LHS। बस कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना है, दैट्स इट। जितने भी सवाल इस तरीके से मिले सीधा रेशनलाइज। और अगर सामने भाई अगर इसका रेशियो चेंज होता है, कोस वगैरह होते तो कुछ नहीं करना, केवल ब्रेक डाउन करना है। मतलब ब्रेक डाउन मतलब जैसे tan को लिख सकते थे हम sin अपॉन कोस, और sec को लिख सकते थे हम 1 अपॉन कोस। इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देना है। अगर हमें सामने वाला चेंज हो, रेशियो चेंज हो अगर आमने सामने के, तो ब्रेक डाउन, और रेशियो चेंज ना हो, सेम हो, तो सीधा रेशनलाइज, दैट्स इट। आइए न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में क्या है, ये 9th क्वेश्चन का मतलब 9th चैप्टर से है। और विश्वास मानिएगा इसमें से 4 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन 100% फंसता है, 100% फंसता है। हो ही नहीं सकता ना फंसे, बिल्कुल फंसेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो टावर, एक टावर बनाओ, उसके टॉप का एंगल कितना है, बेस से 60 डिग्री है। हाँ जी। और ये क्या बोलता है, एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर पर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है 20 मीटर, ठीक है, फुट ऑफ द टावर, ठीक है। आगे बोलता है देन फाइंड द हाइट, ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। ऐसा कौन सा रेशियो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर की बात आती है, आप बोलोगे भैया tan, भैया tan, तो tan कहेगा ना, तो बस tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 डिग्री की जगह थीटा लिखो, थीटा की वैल्यू क्या है
60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं हाइट, क्योंकि हाइट ही तो फाइंड करना है हमें। तो हाइट बेस इज 20, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है भाई, √3 इक्वल्स टू h अपॉन 20, 20 से मल्टीप्लाई 20 √3 इक्वल्स टू h। तो h इज इक्वल्स टू 20। आप चाहें तो इसमें अगर वैल्यू आपको गिवन हो √3 की तो आप पुट कर सकते हैं, अगर गिवन नहीं हो तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये कितने 20√3 मीटर, दैट्स इट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए अब ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आइए जूम जूम जूम, कुछ नहीं करना, शेडेड रीजन का इस तरीके से हमको दिया हुआ है। इसने बोला है सारे क्वाड्रेंट है एक ही सर्कल के, एक ही सर्कल के, और ये है 7 सेंटीमीटर, ये है पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर। तो मतलब सारे के सारे 7 सेंटीमीटर के होंगे। हाँ जी। अब इस ये है शेडेड रीजन, इसका हमें सारे का एरिया निकालना है, इसका बीच का एरिया निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये सबसे पहले ये है स्क्वायर, उसने बोला हुआ क्वेश्चन में ये स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर। अब हमें इनका निकालना है। अब सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट को अगर मैं जोड़ूंगा एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा 4 क्वाड्रेंट के बराबर, 4 क्वाड्रेंट के बराबर एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, हमें इतना पता लगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन सबका एरिया एक सर्कल के बराबर होगा, बिल्कुल बोल सकता हूं। आइए तो सबसे पहले इनका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एक सेक्टर का निकालते हैं। एक सेक्टर का कितना है 4 मल्टीप्लाई किसका, एक सेक्टर का, एक सेक्टर का कितना है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है तो हर जगह एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r इज 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अभी रुक जाइए, वेट करिए, देखिए 154 इसके पूरे का आंसर नहीं है, 154 है इसका आंसर, इसका बिना शेडेड रीजन का लिखना है, तो शेडेड रीजन का निकालना है। अब क्या करना है हमें, इसको अगर हम इस स्क्वायर में से माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा, तो ये सारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ये सारा शेडेड रीजन आ जाएगा। आइए वो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड इज 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा भाई, क्या होगा 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये हमें सेक्टर दिया है, उसने हमें सेक्टर दिया है, 60 डिग्री एंगल है, 7 सेंटीमीटर इसका क्या है, 7 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। अब ये पूछा है इसका पेरीमीटर बताओ, इसका पेरीमीटर बताओ। तो आप पेरीमीटर के लिए बोलोगे तो ये क्या करना है, 7 + 7 करना है इक्वल्स टू 14। लेकिन भैया ये कहां गई लेंथ, ये कहां गई, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ सेक्टर या सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट। अगर लेंथ ऑफ सेगमेंट, इसको सेगमेंट मान के चलते हैं, या लेंथ ऑफ आर्क, सेगमेंट, कुछ भी। जब हम लेंथ निकालने की बात करते हैं, कुल मिलाकर लेंथ निकालने की बात करते हैं, तो क्या आता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यही तो आता है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क, इस वाली आर्क की अगर केवल हम आर्क की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर। हाँ, थीटा कितना है 360 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 360 6, 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए क्या आ गया 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गई इसकी लेंथ आर्क की। लेकिन जब पैरामीटर निकालेंगे तो इसमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, क्या और ऐड करना पड़ेगा हमें, ये 22 अपॉन 3। अब देखिए ये 14 हो गया ना, अब 14 के जो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 42, 42 प्लस 22 अपॉन 3, 64 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जब देखोगे चैप्टर नंबर 11 में से इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन। कोन की शेप में एक टॉय है, कोन की शेप में एक टॉय है, उसकी रेडियस है भैया 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आपको जो मैं शॉर्ट में दूंगा उसमें आपको वैल्यू चेंज भी मिल सकती है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। देखिए 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस है। ये माउंटेड है एक हेमिस्फीयर पर, जिसकी लेंथ, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही है, मतलब रेडियस बिल्कुल सेम है, उस पर सर माउंटेड है। अब इसका हम, और इसकी पूरी टॉय की हाइट दी हुई है भैया, इसमें पूरे टॉय की हाइट दी हुई है इसमें हमें 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो, टॉय का सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करो। तो वो क्या होगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इस पूरे हेमिस्फीयर का सीएस से और इस कोन का सीएस से। आइए तो सीएस ऑफ कोन प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। सीएस ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर एल प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अब पाई आर हमने यहां कॉमन लिया तो एल प्लस 2 आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर भी हमारे पास, पाई भी है, ये तो हम रख लेंगे। अब भैया एल कहां से लाए, तो एल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, एल इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें एच क्या होने वाला है, क्या ये 17 होने वाला नहीं, क्योंकि हम कोन की स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं। तो कोन की स्लैंट हाइट के लिए ये 5 रेडियस इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 17 में से अगर 5 लेस करोगे तो क्या आने वाला है, 17 में से 5 लेस करने के साथ आपको मिलेगा 12। तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या आएगा, 144 प्लस 5 इज 25, ये आया 169। तो एल की वैल्यू आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 13। आइए पुट करते हैं, पाई आर की वैल्यू क्या आ गई 5, एल इज 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है भाई 5, ठीक है। 5 पाई 5 टू 10 और 13 23, कोई प्रॉब्लम है तक नहीं। 5 3 जा 15 कैरी ओवर 1, 5 टू 10 और 1 11 पाई, तो 115 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, इज द आंसर। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। अब आपको कैसे करना है, पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लो, पूरा फॉर्मूला, और इजीली फॉर्मूला ड्राइव होने के बाद आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां से करोगे बहुत हार्ड पड़ने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर एंड्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल, कॉनिकल बकेट बोल सकते हैं, वेसल बोल सकते हैं। देखिए फ्रस्टम वाले क्वेश्चन नहीं है। आर 8 सेंटीमीटर, मतलब कॉनिकल शेप का कोई वेसल है, कॉनिकल शेप का कोई वेसल है, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। वो हमसे बोलता है इफ द हाइट ऑफ, और इसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। तो ये हमसे बोलता है, सॉरी इसकी लेंथ भाई 7 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और ये हमसे बोलता है कि हाइट इसकी 45 सेंटीमीटर है। और ये अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की कैपेसिटी फाइंड करनी है, मतलब इस वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है, इस वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है। आइए करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ही तो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 7 मल्टीप्लाई 7, एच इज 45 मल्टीप्लाई 3 भैया अपॉन में 3 भी तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 45 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 154 मल्टीप्लाई 15, 15 4 जा 60 की 0 कैरी ओवर 6, 15 5 से 75 और 6 81 का 1 कैरी ओवर 8, 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 और 8 23, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। इतनी कैपेसिटी होगी इसकी। तो हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, मतलब स्टैटिस्टिक्स की तरफ और प्रोबेबिलिटी की तरफ। आइए
आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमें एक चार्ट देता है, क्या देता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 4, 5, 12, 2 और 2। ये बोलता है कि इतना खर्चा, ये फैमिली है, 4 फैमिली, 5 फैमिली, 12 फैमिली, 2 फैमिली, 2 फैमिली, और ये इतना खर्चा कर रही है, इतना खर्चा करती हैं महीने में, डेली का खर्चा, सॉरी डेली इतना खर्चा करती है। तो अब ये बोल रहा है कि इसका मीन निकालिए। क्या निकालिए? मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। आइए चार्ट बनाते हैं। देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। आइए देखिए 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 5, 12, 2 और 2। ये तो फ्रीक्वेंसी अभी, हाँ जी। अब देखिए, अब हमें फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एफ आई आ गया। अब एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है? इनके बीच की वैल्यू 10 और 20 के बीच की वैल्यू 15। इसी तरीके से हमें कितने जगह पे 10 का 10 10 बढ़ाते चले जाओ, 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, अब निकालने हैं हमें एफ आई एक्स आई। अब भाई हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। अब देखिए इसने हमें बोला था कि 25 फैमिलीज हैं, 25 फैमिलीज हैं, तो सिग्मा एफ आई तो मिल गया हमें 25 है। अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए क्या समझ, मल्टीप्लाई करें 60, 1 to 5, अब इनको जोड़ना है। 0, 5, 5 का 5, 1, 9, 10, 10, 9, 19, 10, 9, 19, 19 और 8, 27, 27 का 7 कैरी ओवर 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 और 1 7, तो 7, 7, 5 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर पुट करते चले जाओ, 7, 7, 5 अपॉन 25, काटिए 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 बचा 5, 5 जा 25, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो आंसर क्या है? 31। तो 31 इज द मीन ऑफ दैट क्वेश्चन। 35 क्या आया? इसका मीन आया। इस तरीके से करने आप क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे क्लास मार्क ये वगैरह मिल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए अनग्रुप डाटाबेस क्वेश्चन है, ये अनग्रुप डाटाबेस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें है मीडियन का, एक क्वेश्चन मीडियन का, मीडियन। आप जाकर मीडियन का क्वेश्चन करिएगा, मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, आप मीडियन का क्वेश्चन करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलेगा। तो हम चलते हैं, अब वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है मोड, मीडियन और मीन, सारी चीज पूछी है। ग्रुप, ये अनग्रुप डाटा क्या है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है ये इस तरीके से। तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखा? 2, 3, 4, 5 और 6। अब मोड मतलब जो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। अब सबसे ज्यादा बार तो कुछ भी रिपीट नहीं हुआ भाई, सबसे ज्यादा बार तो कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मोड को हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन मोड कैसे बता सकते थे? अगर यहाँ एक और बार 6 होता, अगर यहाँ एक और बार 6 होता, सही है, या सपोर्टेड यहाँ 3 बार 6 होता, यहाँ अगर 3 बार 6 होता तो हम इसका मोड बता देते। चलो हम यहाँ 3 बार 6 कर ही लेते हैं, कर लिया। अब इसका मोड बता सकते थे। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वो होता है मोड। तो इसका मोड क्या आया भाई? मोड क्या है इसका? 6 आया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब इसने बोला इसका मीडियन, मीडियन के साथ असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो भी बीच का हो, जो भी बीच का हो। बीच का क्या है? 5। तो मीडियन क्या आया भाई इसका? 5 आया। मोस्टली टिक राइट में आता है, टिक राइट में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्या पूछा है हमसे? मीन और पूछा है। मीन कैसे निकलता है? मीन मतलब एवरेज।
अब सबको प्लस करो और जितने ये नंबर है उनसे डिवाइड प्लस करो। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 6 अपॉन ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। आइए ऐड करते हैं 5 5 5 10 10 और 10 20 20 और 6 26 और 6 32 तो 32/7 तो मीन की वैल्यू क्या है 32/7 ये हो गया आंसर। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि मीडियन है भैया हमारा, मीडियन है हमारा 8, मीडियन है हमारा 8 और मीन है हमारा 3 या फिर मीन मान लो 5, मीन हमारा 5। तो फाइंड करिए मोड फाइंड करिए। हम डाटा वगैरह में कुछ नहीं दिया, अब हम कैसे सोल्व करें? देखिए इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, ये भी ठीक राइट में क्वेश्चन मिल जाता है या 2 नंबर में क्वेश्चन मिल जाता है। क्या कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू 5, 8 3 = 24 माइनस 5 2 = 10 14। तो मोड क्या आ गया भाई हमारा 14 आ गया। इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं क्वेश्चंस करने होते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म, उसके बाद मैं आपको नीचे वो दे दूंगा, इसमें लिंक, आप जाकर सारे क्वेश्चन एक साथ देखने हैं तो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। आइए इसको जल्दी से उतारिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए ये है 15 चैप्टर का भैया, इसमें से भी 100% ये क्वेश्चन आने वाला, 100% लिख लीजिए आने ही वाला। आइए देखते हैं। ए बैग हैज 20 बॉल्स, एक बैग में 20 बॉल्स हैं, 8 बॉल रेड कलर की हैं, 7 बॉल ग्रीन कलर की हैं एंड 5 बॉल येलो कलर की है, सबसे पहले वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग येलो की। अब देखो प्रोबेबिलिटी का केवल एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हम रैंडमली इसमें से बॉल निकाल लें, बैग में से रैंडमली बॉल निकाल लें, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल येलो कलर के, तो येलो की कितनी पॉसिबिलिटी है 5 और टोटल कितने हैं 20, तो 1/4, तो क्या है 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आई। अब देखिए सेकंड में पूछा है इसमें रेड एंड ग्रीन बॉल, मतलब रेड और ग्रीन कोई सी भी आ जाए, तो उसके लिए रेड और ग्रीन कितने हैं 7 और 5 बॉल्स, सॉरी 8 बॉल्स हैं, और रेड और ग्रीन सही तो है, रेड और ग्रीन 15 बॉल, तो 15/20 3 4, तो क्या है 3/4। अगले थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड कितनी है 8 बॉल, 8/20, तो 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो 2/5। इस तरीके से होंगे सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि सब बच्चों पर, आपके फ्रेंड्स पर भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो का डिटेल, कोई चैप्टर से डिटेल पढ़ना है तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखना है तो शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं।